अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज इतवार का दिन है। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए, बहुत अच्छे से आज के दिन गुजारें। और हमारी हमेशा ये दुआ रहती है कि आप रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हर आने वाला दिन बहुत अच्छी अच्छी खबरें लाएं आपके लिए। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे अपनी अपनी अंदाज से टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे, साथ साथ अखबारात पर नज़र डालेंगे, अखबारात क्या कहते हैं आज के, इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि आजकल अदम बर्दाश्त और गुस्सा बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है सोसाइटी में, माशरे में। ऐसे में जो जहनी कैफियत है उसे किस तरह बेहतर और दुरुस्त सिमत में लेकर जाया जाए, इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी जहनी कैफियत को डिस्कस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से यही वो वजह है कि जहाँ से बहुत बड़ी जो गलतियाँ हैं हमसे सरजद हो जाती हैं। तीसरा और आज का सबसे बड़ा सेगमेंट हम देखते हैं कि जिसमें पाकिस्तान और भारत आज मद्दे मुकाबिल होंगे। यकीनन बहुत बड़ा टाकरा होता है और एशिया कप में हमने देखा कि पहला जो पूल मैच था वो बारिश की नज़र हुआ। हालांकि पाकिस्तान के बड़े वाज़ेह इम्कान थे कि उसमें जीत जाते। बहुत अच्छा टोटल दिया था इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है हमें उस पर भी माशाल्लाह और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा भरोसा। तो इसे भी डिस्कस करेंगे कि आज का मैच होगा या फिर बारिश की नज़र होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जी, कल एक बहुत बड़ी और एक अफसोसनाक खबर आई मोरक्को से। हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं यकीनन बहुत मुसीबत और मुश्किल में है वहाँ पर। और जिस तरह हमने देखा कि ज़लज़ले के बाद 6.8 शिद्दत का रेक्टर स्केल का ये ज़लज़ला था और इसने बहुत सारी तबाहकारियाँ की हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हुई और जो जानी और माली नुकसान है उस पर भी जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। हमारे जो दिल हैं, हमारी जो दिमाग हैं, हमारी जो सोच है वो हमारे मराकश बहन भाइयों के साथ है। 1960 के बाद नाजरीन ये सबसे बड़ा ज़लज़ला है जो कि मोरक्को ने देखा है और लगभग 1300 से ज़ायद जो अफराद हैं वो जान गंवा बैठे हैं और बेशुमार लोग अभी मलबे के तले दबे हुए हैं। वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मुसलमान बहन भाई हमारे वहाँ पर मुसीबत में हैं, अल्लाह पाक उनको महफूज रखे और उनके जो आने वाले दिन हैं वो उसमें आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमसफ़र गादही साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमसफ़र साहब, बहुत अफसोसनाक खबर है। ज़लज़ला मुझे याद आ जाती है कि जब पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था बालाकोट में और बालाई इलाकों में, यकीनन वो बहुत ही ख़तरनाक कैफियत थी। तो मैं तो बिल्कुल उसी कैफियत में चला गया हूँ ये सुनने के बाद। क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल जी, देखें ये ज़लज़ले तो कुदरती आफ़ात हैं। जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में आमीन रखे, आमीन आमीन। क्योंकि मराकश वाले हमारे मुसलमान भाई हैं वो अभी मुसीबत में हैं। जी, कल से मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ कि बड़ा अफसरदा हूँ। बहुत ज़्यादा। और जी जो है वो हमारे यहाँ जब ज़लज़ला आया था तो आप बालाकोट और दूसरे इलाके देखे, तहो जी तहो जी, बाला होके रह गए बहुत थे। ज़्यादा। जी तो इस मुसीबत घड़ी में होना ये चाहिए कि जी जितने भी मुसलमान मुल्क और इंसानियत के नाते जी जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं जिनकी मईशत मजबूत है और ये तो छोटा सा मुल्क है, जी उसको जो है वो बैकअप देना चाहिए, जी उसकी जी, मदद करनी चाहिए। क्योंकि देखें नेशनहुड का जो जज्बा है ना, वो किसी भी कौम को मुसीबत से बाहर निकाल के बाहर आता निकालता है। है। सही अब सही। जापान में जब ज़िलज़ला आया था ना, तो वो एक नेशनहुड का उन्होंने मुजाहरा जी किया था जी, कि जी सारी चीज़ें बाहर रख दी और फ्री बिल्कुल ऑफ बिल्कुल, कास्ट थी, फ्री और ऑफ कॉस्ट। जी, 24 आवर्स में जो उनका रेलवे सिस्टम बहाल हो गया, क्या बाकी बात चीज़ें है। बहाल जी, हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि जो मराकश के लोग हैं, हमारे भाई हैं, तो वो भी इस मुसीबत में इंशाल्लाह, नेशनहुड का मुजाहरा करेंगे ज़रूर ज़रूर। और जी, मुसलमान ममालिक को और बाकी ममालिक को भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हम तो बल्कि ये भी चाहते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो सोच भी रही है, कर भी रही है कि वहाँ हेल्प और एड भेजी जाए। हमारी जो एनजीओज़ हैं वो भी बहुत सरगर्म हैं इस मामले में। हम जब देखते हैं वेस्ट का किरदार, तो एड तो बहुत सारी दी जाती है, बहुत सी वो की भी जाती है, लेकिन उस तरह जो रिसोर्सेज जो हम कहते हैं कि जिसमें बात की जाती है, यूनाइटेड नेशंस में भी अक्सर इसे डिस्कस किया जाता है, क्या वो रिसोर्सेज भी शेयर करना चाहता है वेस्ट हमसे? मेरे नहीं ख्याल, कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं इस सिचुएशन में भी, कहीं ना कहीं उनके ड्यूल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं हमें। देखिए जी, हर मुल्क के अपने मसाइल भी जी होते हैं इंटरनल। जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं ना, देखिए जी पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल डोनर्स का काफ़ी पॉजिटिव किरदार रहा। जी और गुज़िश्ता हम एक दो डिकेड पीछे जाएंगे
तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट सेक्टर पे ख़ास तौर पे ये तो आफात तो खैर अचानक आ जाती हैं कुदरती, उनमें भी उनका रोल रहा है, सही। उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर क्योंकि वो हर मुल्क की अपनी इंटरनल कुछ कंडीशन इस तरह होती हैं सही, कि उसके बाद जो हमारे यहाँ जो यहाँ पे इंटरनेशनल डोनर्स थे उनको कुछ जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई कि जी हम मतलब अपने मुल्क के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनको पाबंद किया गया। तो उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल डोनर्स जो है वो यहाँ आना कम हो गए हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। बाकी देखें दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसीबत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे उनका एक पॉजिटिव रोल है। और क्योंकि जो दुनिया है पूरी आप देखेंगे तो उसमें जो वेस्ट ट्रीज़ हैं ना वही मईशत के लिहाज से मुस्तहकम है। अच्छा, जो मुसलमान ममालिक के सवाए चंद एक के बाकी की इतनी मईशत भी मुस्तहकम नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। सही। हाँ, तो लिहाजा उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बीइंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कैपिटल के या किसी और तरह से वो काम में आने चाहिए, यानी कि मदद में आने चाहिए, इमदाद फराहम करनी चाहिए, वो करते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल मसाइल भी होते हैं, कोई इंटरनेशनल जो मामलात हैं वो भी होते हैं, कुछ रीजन के मामलात होते हैं, उस वजह से भी कहीं ना कहीं वो फिर डंडी मार जाते हैं। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि वो ह्यूमन बीइंग के हवाले से, एक इंसानी जो अक़दार है उस हवाले से वेस्ट का रोल मेरे ख्याल में पॉजिटिव होना चाहिए। और जो माजी में रहा है उसको जो है वो दोबारा बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। राइट जी, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि मोरक्को की पर जो ये नागहानी आफत टूट पड़ी है, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें और अपनी इंसानियत के लिए ख़ास तौर पर हम सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह पाक अपने बंदों को परेशानी में नहीं देख सकता। तो यकीनन इस दुआ के साथ जी बहुत सारी दुआएं और बहुत नेक तमन्नाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं। अच्छा, मैं चूँकि अखबारात को भी डिस्कस करना चाहूँगा, एक खबर है यहाँ पर जो कहती है जी गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी वीज़ा स्कीम का ऐलान, गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजेंगे। अमेरिका, यूरोप समेत तमाम ममालिक से तिजारत बढ़ गई है, ऐसा कहना है वफाकी हुकूमत का। निगरान सेटअप बहुत सारे फ्रंट्स पर हमने देखा कि जो माजी में भी जिस तरह हुकूमतें रहीं उसमें भी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वही स्ट्रीमलाइन लेकर अब निगरान गवर्नमेंट भी चल रही है आगे और उन्हीं इश्यूज़ पर, वो हार्ड प्रेसिंग इश्यूज़ पर बात की जा रही है। ये जो अब सरमायाकारों के लिए बात की जा रही है, कल हमने देखा आर्मी चीफ साहब ने भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी कि सरमायाकारी में मदद की जाएगी। आप किस तरह देखते हैं आज की इस स्टेटमेंट को? देखिए जी, ये बात हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि मुल्क में जो पॉलिटिक्स है वो तो होती रहेगी। जो मुल्क के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मुल्क को एक फाइनेंशियल जो बैकअप चाहिए, यानी मुल्क को मुस्तहकम मईशत चाहिए, तब मामलात आगे बढ़ेंगे, तब जो है मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाली की तरफ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो पहले भी जब पीडीएम हुकूमत थी तब ये सिलसिला शुरू हुआ था और गुज़िश्ता हमारे साबिका जो वज़ीर आज़म साहब थे शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ, तो उन्होंने सर जोड़ के सारे बैठे थे कि जी मुल्क की मईशत किस तरह मुस्तहकम की जाए। और मेरा ख्याल है कि वो जाते जाते उस हुकूमत ने जो है वो निगरान हुकूमत के लिए भी, ये उमूमन होता नहीं है, कुछ कानून साजी करके गए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे फ्रंट्स उनको, यानी कि जिनमें निगरान हुकूमत का जो है वो डोमेन नहीं होता, लेकिन वो कानून साजी की वजह से अब उनका डोमेन बन गया है कि वो फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी डील कर सकते हैं। जो मालियाती मामलात हैं आलमी इदारों के साथ, IMF के साथ, दूसरों के साथ, वो भी डील कर सकते हैं। वो इसलिए कि वरना एक छोटा सा दरमियान में वक्फा आ जाता, ब्रेक आ जाता है, तो मामलात कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते। मेरा ख्याल है ये एक नेक नियति वाली बात उन्होंने जहन में रखी कि जी अगर जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, वो तो जो आइन में दी गई मुद्दत है 90 दिन की, तो उसमें अगर इलेक्शन हो जाते या थोड़ा बहुत कोई टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो थोड़ा अगर आगे भी सिलसिला हो जाता है तो ये ज़ाहिर है कि 3-4 महीने 5 का जो अरसा है ना, ये भी एक क्रूशियल होता है कि जी उसमें अगर मुल्क की मईशत को हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है आर्मी चीफ का रोल तो बड़ा अच्छा है उसमें और बड़ा मुस्बत है, पॉजिटिव है और वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, बाहर ममालिक के साथ भी जा रहे हैं। ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया का नाम लिया जा रहा है कि वो $billion की जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके आ रहे हैं और शाह सलमान के आने के इम्कानात भी हैं आने वाले दिनों में। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा इक़दाम होगा
अगर इसको कोई अमली शिकल आती है, ये तो फिलहाल उन्होंने बयान दिया, कल कोई इजलास हुआ तो उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी जी। तो जो भी वफाकी वज़रा थे उन्होंने पूरी सूरत हाल वाज़ेह रखी कि जी ये सूरत हाल बन रही है। मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ और ये जो है इससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक। और अमली सूरत इसकी सामने आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं हमारी सरमायाकारी की ख़ास तौर पर, तो यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है जिसमें कहा जाता है जी पाकिस्तान अफगानिस्तान तिजारत में इजाफा, जून तक हजम 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक जा पहुँचा। तिजारत की जहाँ बात आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स हमारी कम थी, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा थी। तो अब जब खुशी होती है ऐसी खबर सुनते हैं, अब आपको क्या लगता है ये जो अफ़गान ट्रेड है ख़ास तौर पर बहुत सारी तनकीद का भी इसे निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने क्रैकडाउन भी किया है हुकूमत के कहने पे कि स्मगलिंग को भी रोका जाए क्रॉस बॉर्डर्स। तिजारत एक तरफ, स्मगलिंग एक तरफ, आपको नहीं लगता बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने? देखिए जी, चैलेंजेस तो होते हैं, हर हुकूमत को होते हैं, लेकिन जो ट्रेड की बात करें, ट्रेड और स्मगलिंग में दैट इज बिग डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। जी जी बिल्कुल। आप ट्रेड, एक लीगल रास्ता और एक इलीगल रास्ता। हाँ, ट्रेड लीगल होता है और कानूनी तरीके से। अफगानिस्तान तो क्या, आप किसी भी मुल्क के लिए हाँ बिल्कुल आप ट्रेड करेंगे तो आप जो है वो मुल्क के लिए पैसा कमाएंगे। लेकिन जो इलीगल ट्रेड हो रहा है वो भी ट्रेड है लेकिन इलीगल है। जो स्मगलिंग हो रही है, और स्मगलिंग सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो अफगान रूट के थ्रू हो रही है। यानी कि हमारे डॉलर भी इधर से अफगानिस्तान जा रहे हैं, हमारी गंदम भी यहाँ से जा रही है, चावल, चीनी, हर चीज जा रही है। दूसरा आप देखें कि जी ईरान से जो तेल और डीजल है, पेट्रोल और डीजल, उसको भी अगर कानूनी शेप दिया जाए, अगर ईरान के साथ भी एक लीगल ट्रेड किया जाए, यही जो पेट्रोल है जो स्मगलिंग के थ्रू आ रहा है, आ तो रहा है, मुल्क के अंदर कौन कर रहा है ये सबको पता है, लेकिन मसला ये है कि जी उसको लीगल आप शेप दें और ईरान के साथ अगर तेल जो है उसको लीगल तरीके से लाए तो यहाँ तेल सस्ता हो जाएगा और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा। जब पेट्रोल सस्ता होता है, डीजल सस्ता होगा तो और चीज़ें भी सस्ती होंगी। लेकिन हमसफर साहब, आपको नहीं लगता कि इस सस्ते होने से या सस्ते पेट्रोल से कुछ बहुत आलमी सुपर पावर्स हैं, ताकतें हैं, हमसे खुश नहीं रहेंगी इसके बाद? देखिए, इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने कई अमेरिकन पॉलिसी साज के बयानात भी सुने हैं। वो कहते हैं कि अगर जो है वो बार्टर सिस्टम से या दूसरे किसी अंदाज से ईरान के साथ पाकिस्तान ट्रेड करे तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। इवन वो भारत के साथ ट्रेड के भी हक में हैं और भारत के साथ महदूद यानी कि तरीके से ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनके साथ जी बिल्कुल नपीतुली ट्रेड है, नहीं, बिल्कुल एक महदूद अंदाज से हो रहा है। तो मेरा ख्याल नहीं कि अगर आप बड़े पैमाने पे ना करें, लेकिन एक मुल्क की ज़रूरत है तो उसको ये है कि जो आलमी पावर्स है उनको भी यानी कि ये एहसास होना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए कि जी हमारी जो लोकल सूरत हाल है, लोग पिस रहे हैं तो उनको थोड़ा तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। आप बिजली देखें आजकल क्या हो गया कि बिजली के टैरिफ कितने बढ़ गए, यानी कि एक शख्स जो है वो 40,000 तनख्वाह ले रहा है, उसका जो है 35,000 बिल आ रहा है, तो कहाँ से पूरा करेगा? तो इस तरह से एक मुल्क तो कर्ज की सूरत हाल में है, मुश्किल सूरत हाल में है। तो मेरा ख्याल नहीं कि अगर हुकूमत कोई कानूनी रास्ता अख्तियार करे, और दूसरा सोवरेन कंट्री है हम, तो बीइंग अ सोवरेन कंट्री जो है वो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपने लोगों के लिए जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करना चाहिए। और जो भी सारे गैर कानूनी रास्ते हैं स्मगलिंग के, वो भले आपके मनी एक्सचेंज के थ्रू जो है वो डॉलर की डंपिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है, या जो आपकी चीनी यहाँ से चोरी हो रही है, बाहर बेच रहे हैं स्मगलिंग करके, या गंदम, चावल, इन चीज़ों पे कंट्रोल करें, मुल्क में जो है वो बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चूंकि हम इसी की बात कर रहे हैं तो जहां एक तरफ सिक्योरिटी चैलेंजेस का जिक्र किया जाता है, वहां एक बहुत अहम खबर है। सऊदी अरेबिया के साथ बहरी मशकों का आगाज़, जो ताल्लुकात हैं उसको मुस्तहकम करना है मकसद, ऐसा स्टेटमेंट है पाक बहरिया की तरफ से। और हम देखते हैं जब भी इस तरह की मशकें हमारे दोस्त ममालिक के साथ, ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में हर फ्रंट पर, चाहे वो मुआशी चैलेंजेस हों या फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, सऊदीया हमेशा साथ रहता है। इन मशकों को किस तरह देखते हैं, क्योंकि नीड ऑफ द आर भी है, आर्मी चीफ साहब भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है तो ही अमन आ सकता है यहाँ पे खिते में। ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि देखिए सऊदीया के साथ तो हमारे एक
तारीखी जो है तारीखी, वो जी। तारीखी, बेशक। कल्चरल, मजहबी उनके साथ हर चीज़, दिल भी जुड़े हुए हैं हमारे वहाँ पे। बिल्कुल ताल्लुकात इस्तवार जी। हैं उनके साथ। और जब भी जी। पाकिस्तान किसी मुसीबत में आया है, भंवर बिल्कुल, में फंसा बिल्कुल। है, तब सऊदीया की तरफ से ही जो है वो हमें रेस्क्यू किया गया है। बेशक, तो बेशक। मेरा ख्याल है कि सऊदीया के साथ जो इस तरह की मशकें हो रही हैं, बहरी मशकें हो रही है, ये एक पॉजिटिव कदम है सही। और इसको लेके हमें आगे चलना चाहिए। राइट। और सऊदीया के साथ ख़ास तौर पे ये तो मशकें तो खैर एक रूटीन के भी होते जी, जी, हैं, रूटीन भी होती है, रूटीन बिल्कुल। का मामला भी सही। होता है, लेकिन सऊदीया के साथ जो इन्वेस्टमेंट है जी। वो क्योंकि आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, सही। तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम होगा बिल्कुल ठीक कि है। ये रूटीन की चीज़ें भी चलाते रहें, लेकिन फोकस जो है वो आपका फाइनेंशियल मैटर्स और जी। जो इन्वेस्टमेंट है सऊदीया से वो अगर आ जाए तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। राइट जी। हमसफर साहब बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू इन द स्टूडियो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमसफर गादही साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आधा सच और पूरा झूठ। झूठ की फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे और बयानियों की प्रोडक्ट्स, जिसे पॉपुलिज्म के रैपर में लपेटकर बेच दिया जाता है। और हमारे लेगेसी मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये झूठ की मार्केट खोली क्यों गई? और ये झूठ जमहूरियत बेजारी, सियासतदानों से नफरत के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल होता है? और इस झूठ का कंज्यूमर है कौन? और डिसइंफॉर्मेशन के इन कंज्यूमर्स को कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए? यही मुबाहिसा करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है झूठ सच। देखिए हर हफ्ता और इतवार शाम 5:30 बजे पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ पर, चूँकि आजकल हम देखें जिस तरह की कैफियत है मुआशरे में, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, गुस्से की कैफियत बहुत ज़्यादा है, और फिर जो फेक न्यूज़ का एलिमेंट है ये भी बहुत पेनिट्रेट करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच और हमारी जो जहनी कैफियत हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं। बॉडी के किसी भी हिस्से में जब कोई दर्द होती है, तकलीफ होता है, दर्द होता है या तकलीफ होती है, तो हम फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन जब दिमागी ऐसी कोई कैफियत होती है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, या फिर कोई भी ऐसी कैफियत जो हमारे दिमागी या मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, तो हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते। ये भी एक तासुर है कि जी जब एक्सपर्ट के पास जाया जाएगा तो हमें लोग पागल कहेंगे, लोग जहनी मरीज़ कहेंगे। तो मेरे ख्याल इन मिथ्स को तोड़ना चाहिए। अब हमारे साथ आज एक बहुत मौजूद हस्ती मौजूद हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी, थैंक यू। सर मेंटल हेल्थ की जब बात की जाती है हमेशा हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की हमारे मुआशरे ने कि जब दिमाग भी सिस्टम है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यही मेन बॉडी का हिस्सा है कि जो कि पूरे हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। तो हर कैफियत को हम सीरियस लेते हैं। कहीं भी दर्द हो जाए फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करते हैं, कोई परेशानी हो जाए बॉडी में, कोई ऐसी कैफियत हो जाए, दिमाग को क्यों सीरियस नहीं लेते? देखिए, जो आज की दुनिया में WHO ने भी ये कहा है, सारी दुनिया में ये चीज़ एक्सेप्टेबल है
कि जो हार्ट के बाद जी जो मेंटल इलनेस है जी, जी। वो दूसरे नंबर पर है। सही सही, और उस मेंटल इलनेस में भी डिप्रेशन दूसरे नंबर दूसरे नंबर पर, बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, जी। ख़ास तौर पर जो कोरोना के क्राइसिस आए, जी, फाइनेंशियल क्राइसिस आए और दीगर जो क्राइसिस सारी दुनिया में आ रहे हैं या आ गए हैं कोरोना के बाद और कोरोना से पहले भी, तो मेंटल इलनेस अपनी जगह पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान सारे में राउंड अबाउट 600 खन साइकेट्रिस्ट हैं। जी जी, हमारे सूबे सिंध में जो है 140 के लगभग या 150 के लगभग ठीक है हैं। ठीक है तो लोग अभी जाते हैं, ऐसी जी, बात नहीं है। जी दूसरी बात है कि ये मेंटल इलनेस का अगर कोई सही इलाज नहीं करवाता है जी तो ये हो सकता है कि भाई कोई डिप्रेस्ड है और इलाज नहीं करा रहा जी है, जी जी जी, तो उसका जो एंड जो है जाकर सुसाइड पर जाता है। सही सही, तो मेंटल इलनेस है किसी भी तरह की, ये गुस्से की बात आप कर रहे जी, जी। हैं, इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं और दीगर चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो लोग आजकल वॉलंटरली समझ भी रहे हैं जी। और डॉक्टरों से ट्रीटमेंट भी हासिल कर रहे हैं। राइट तो चीज़ें और कंसेप्ट चेंज हो रहा है अभी। सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट वेल नोटेड। अच्छा, अदम बर्दाश्त गुस्सा अब देखते हैं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं ऐसी कैफियत, और इसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज़ और ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो जिस पे यकीन करने को नहीं दिल करता। इनफैक्ट बहुत अफसोस भी होता है कि हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इन कैफियत पर किस तरह कंट्रोल पाया जा सकता है मौजूदा सूरत हाल में? ख़ासतौर यूथ की अगर बात करें तो बहुत जज्बाती कैफियत है इस वक्त। देखें, अदम बर्दाश्त या जो है गुस्सा, जी ये भी एक तरह से, अगर वो गुस्सा जब आपकी ज़िंदगी मुतासर करे, जी जी, वो अदम बर्दाश्त जब आपकी ज़िंदगी मुतासर मुतासिर करे, करे, सही। नॉर्मली आप भी गुस्से में आते जी, हैं, जी। मैं भी आ सकता हूँ, और ये अगर गुस्सा ऐसा हो कि हमारी फैमिली और हमारे माशरा हमसे मुतासर हो, जी। तो फिर तो डॉक्टर से रुजू करना ठीक ज़रूरी है, सही है, फिर परेशानी की ये बात है हाँ, बहुत। फिर तो ये इलनेस जी जी, है, इलनेस ठीक है, सही सही। बाकी जो इंसान के अंदर जो फियर का जो एलिमेंट है वो होता है, हर आदमी में होता है, हर इंसान में, हर जानवर में, जी हर जो है जानदार चीज़ में फियर और फ्लाई का जो जी जी, होता है, बिल्कुल सही। तो ये तो नॉर्मल है। बाकी जो आज आप जो इंटॉलरेंस की जो बात जी कर रहे हैं, जी तो इसकी एक लंबी तारीख है। उसमें हम पाकिस्तान जब से बना है तो इंटॉलरेंस तो रही है, एग्जिस्ट करती रही तो है। इंटॉलरेंस में आपका जो है सिस्टम्स भी नहीं चले हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मुतासर रहा है, आपका फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, जी और दूसरी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से इंटॉलरेंस ऊपर से शुरू होता है सही सही, कि बंदूक की नाली पर चीज़ें होंगी, जी तो फिर वो फिर नीचे भी आएगी, नौजवानों में भी आएगी, बिल्कुल ठीक। कि भाई एक तरह से नौजवानों को ग्रूम किया गया जी जी आज से 40-50 साल, जादी कल्चर, क्लेशनकोफ, हीरोइंग, जी जी, तो उसके असरात जो है अखवान, जो इशू 79 में, वो अखवान जात तो नहीं था, अखवान में अमेरिकन डॉलर पर जो चीज़ें हुई, जी जी, तो उसके असरात तो सही, इस माशरे सही। पर, नौजवानों पर, कभी वो किसी सूरत में आएंगे, कभी किसी सूरत में जी आएंगे। जी, तो ये चीज़ें तो मतलब है कि माजी से आप जोड़ें इन चीज़ों। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, अगर दिमागी कोई ऐसी डिजीज़ या परेशानी या डिप्रेशन, या ज़ाहिर है मैं ऐसी भी डिजीज़ ही कहूँगा, डिजीज़ ही है, एक बहुत बड़ी डिजीज़ है जो पूरे बॉडी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। अगर ये हो जाए, हम रियलाइज़ नहीं करते, अक्सर परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानने को तैयार होते कि मसला मेरे यहाँ दिमाग में है और मुझे कंसल्ट कर लेना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लूँगा तो मेरी हर चीज़ दुरुस्त सिम पर चली जाएगी। फिर ये भी मिथ है कि मुझे लोग पागल कहेंगे, मुझे सोसाइटी अजीब नज़र से देखेगी कि ये तो दिमागी डॉक्टर के पास जाता है, किसी साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जा रहा है। इन मिथ्स को किस तरह तोड़ा जाए? देखिए, मैं सिंपली आपके तवज्जुह से जो देख रहे हैं टीवी, वो एक दो बातें कहूँगा। एक ये है कि जो मेडिकल टर्म, साइकेट्री टर्म में एक होता है न्यूरोसिस, एक होता है साइकोसिस। ठीक है, ठीक है। न्यूरोसिस क्या है कि इंसान खुद समझता है कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट है, मैं उदास हूँ, मैं मायूस हूँ, मुझे खौफ है, जी, तो इसको कहते हैं न्यूरोसिस। ओके। उसके लिए अमूमन देखा गया है कि जो इंसान है
जो मेल है या फीमेल है वो खुद डॉक्टर से रुजू कर सकता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। एक होता है साइकोसिस। साइकोसिस में आता है मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, शिज़ोफ्रेनिया, जो और दूसरी चीज़ें। उसमें वो जो समझता है या समझती है मरीज़ या मरीज़ा कि भाई मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, फैमिली समझती है, माशरा समझता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग। सही, ठीक है। उस सूरत में तो डॉक्टर को दिखाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसको भी नुकसान हो सकता है, सोसाइटी को भी हो आसपास के सकता लोगों है। को भी हो सकता है। तो सही, ये तो अब फैमिली को या माशरे को या जो इंसान है वो तो बीमार है उसको नहीं समझेगा। जी 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 जी, वो नहीं समझेगी। दूसरा जो है, जो आजकल जो नशा हो गया है, जी मैं बिल्कुल सही, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। जी, तो नशे की वजह से जब मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था, जी जी, उस वक्त गलियों और गुच्छों में या बाज़ारों में ये बेंजोडाइज़ेपिन, ये जो नींद वाली गोलियां, ये अच्छा आम अच्छा, जाम चल रही थी। सही, ठीक है। अभी आजकल हर कोई डॉक्टर बन जाता था। आजकल तो दूसरी जी किस्म की दवाइयाँ चल रही है जी जी, मुख्तलिफ माशरे में और जी, रस्तों पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो नशा बढ़ गया है मुख्तलिफ सूरतों में, उसमें अल्कोहल भी है, कोकीन भी है, अफीम भी सही, है, सही। दूसरी भी सारी चीज़ें चीज़ें हैं। जी जी तो ये बड़ा ख़तरनाक है माशरे में। ट्रेंड जो बढ़ रहा है, जी, वो बच्चे हो, बच्चियाँ हो, बड़े हों, छोटे हों, तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस हो जाता है। सही सही, और वो बड़ा ख़तरनाक होता है। Right. उसके लिए पहले तो रिहेबिलिटेशन होता है ठीक है। कि भाई वो नशे से उसको जी जी, बाहर निकाला जाए, हाँ, दूर रखा जाए। उसमें भी ठीक। देखें दो बातें हैं। वो इलाज कामयाब जाता है कि जो मरीज़ खुद चाहे जी, कि भाई मुझे मैं नशे बेहतर होना से- चाहता हूँ। हाँ। सही, बाकी अगर उसके वालिदैन या अगर फैमिली वाले लेकर आते हैं तो मुश्किल तो फिर वो तो चलो एक महीना आपने रख दिया, 15 दिन रख दिया, 2 महीना रख दिया, मगर बाहर निकल कर दोबारा वो करेगा या करेगी। सही सही, तो ये चीज़ माशरे में बड़ी खतरनाक होती जाए। बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट वेल नोटेड। अच्छा, मैं अगर जेंडर डिस्कशन में आऊँ तो मर्द और ख़वातीन दोनों में किसकी रेशो ज़्यादा है? अगर पेशेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं तो किस में ज़्यादा डिप्रेशन के एलिमेंट्स हैं? अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनमें क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है? आपके पास चूँकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते होंगे जहां आप इसको डिवाइड को ज़रूर बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि क्या मर्दों में ये ज़्यादा है या ख़वातीन में ज़्यादा है? देखें, जो स्टडी दुनिया की आ रही है, जी। पहले बात तो इन मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो फिजिकली जी जी, बिल्कुल। और मेंटली, जिस्मानी, ज़हनी तौर पर सब बराबर बराबर है, बिल्कुल। मगर जो स्टडीज़ आ रही हैं उसमें जो डिप्रेशन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, उसका रीज़न्स है कि भाई वो शादी होते हैं, बच्चे पैदा होते जी, हैं, जी, तो जी। फिर वो चीज़ें सही। ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो मर्दों में भी आता है। अब सुसाइड रेट्स हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास हमारे सिंध में जो है सुसाइड रेट्स ख़ास तौर पर थरपारकर और जी। उमरकोट और अपना मलीर जी, जी। डिस्ट्रिक्ट या जो है दादू या जामशोरो और बदीन, जी, सांगड़, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो फिगर्स हैं उसमें ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, इनमें ज़्यादा। इसकी क्या वजूहत है सर? जी। फीमेल्स की आती है और कई मेल्स Right, ज़्यादा आ right. रहे हैं। मिसाल बदीन में जो है सुसाइड जो है मेल के ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, थरपारकर में जो है वो फीमेल के आ रहे हैं। फीमेल्स के ज़्यादा आ रहे हैं। सही। तो ये स्टडी है, उसके हिसाब से राइट मैं राइट बता रहा हूँ। राइट राइट। तो इसकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है। अच्छा, इसका कोई variate वो नहीं, करती लेकिन है। बहरहाल स्टैट्स हैं जो हाँ, जो ये कि- बात सही, इस तरह है। ठीक है। अब सुसाइड इसलिए हो रहे हैं कि बहुत से इश्यूज हैं। एक तो जेनेटिक इशू है कि भाई फैमिली में जिस तरह इलनेसेस होती जी हैं, जी, ये डायबिटीज़ होती है, हार्ट की बीमारी होती है, दीगर बीमारियाँ, इसी तरह डिप्रेशन या मेंटल इलनेस Right, भी right. इस तरह होती है। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल इश्यूज, सही, ठीक है। माशी और हमारे आसपास माशरती का जो माहौल है। इश्यूज हैं और दीगर बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत से दूसरे इश्यूज हैं। सही। तो ज़माने के हिसाब से तो अब उसका हल सिर्फ ये है कि अगर कोई है तो इलाज करवाए, राइट, बिल्कुल और ठीक। वो इलाज चलेगा तो इन चीज़ों से उनको फ़ायदा होगा, एक मरीज़ को, मरीज़ा को, और दूसरा ये कि माशरे को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है सर। वो पॉइंट मैं जानना चाहूँगा कि जिस पॉइंट पे हमें ये लगने लगे कि अब हमें ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट को दिखाने की, क्योंकि ये मेरे भी कंट्रोल में नहीं रहा या मेरे भी बस में नहीं रहा, मैं ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें कर जाता हूँ
कि मुझे अब ये ज़रूरत है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि देखने वाले ज़ाहिर है ये ज़रूर रिलेट करेंगे, उनको भी ये देखिए समझना दो बहुत तीन ज़रूरी बातें है। हैं। जी, वो मिसाल के तौर पर गुस्सा आना नॉर्मल बात है। ठीक है, ये तो आता मिसाल रहता के रूटीन तौर में भी। पर शक करना भी एक नॉर्मल बात है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सफाई रखना एक नॉर्मल बात नॉर्मल है। बात है जी। पर ये मैं समझाने की खातिर ये चीज़ें जी कह प्लीज रहा हूँ, प्लीज ठीक है। प्लीज प्लीज। मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए जो कि आपका ज़िंदगी मुतासर करें, आप है। मिसाल आपसे मुराद कोई भी जी, जी, कोई भी मतलब आपकी फैमिली मुतासर हो, आपका जहाँ काम कर रहे हैं वो मुतासर हो, आपके रिश्तेदारियाँ फ्रेंडशिप मुतासर हो जी गुस्से में, जी, तो वो बीमारी है फिर। ठीक है, सही ठीक है, है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप शक करते हैं, एक जी। तो शक होता है नॉर्मल, भाई ठीक है ये क्यों खड़ा हाँ, है, हल्का फुल्का जो ऑन लाइटर पर नोट तो करते हर रहते वक्त हैं। शक करना शुरू सही, कर दें सही। कि यार उसने मुझे क्यों देखा इस तरह, जी 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 जी, उसने छोटी छोटी हाथ बातों यहाँ- पर। सही, तो फिर उससे उसकी लाइफ मुतासर होती है। ठीक है। देन इट इज़ इलनेस, उसको जाना चाहिए डॉक्टर। राइट राइट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर है हमारे पास। अच्छा, ये क्या होता है सर? ये होता है कि मिसाल के तौर पर चीज़ जहन में बैठ जाए, निकले नहीं। मैं अगर मैं ये समझूं कि मेरा हाथ मैंने साफ नहीं किया, हाँ, मैं अच्छा, जाकर अच्छा, साफ अच्छा, करना अच्छा। शुरू करूं, सही, मैं अपने घर में देखूं कि यार ये परफेक्ट क्यों नहीं है, ये इस तरह क्यों पड़ा अच्छा, है। अच्छा। एक तो होता है कि होना चाहिए जी जी perfect, जी जी जी, मगर इतना वो करे कि भाई फैमिली मुतासर हो जाए, सही सही हाथ धोना शुरू कर ले तो उसकी स्किन मुतासर हो जाए। सही। तो मिसाल के तौर पर एक बात जहन में बैठ जाए, निकले ही नहीं, जी, तो दैट इज इलनेस। फिर Right. आपका जो इलाज होगा, इसको कहते हैं ऑब्सेशन ठीक है। कंपल्सिव डिसऑर्डर। समझाने की खातिर ये जी बात जी मैं प्लीज, कह रहा हूँ। बिल्कुल सही, आई तो अंडरस्टैंड। तो जब आप चीज़ देखें कि आपकी ये ज़िंदगी मुतासर हो रही है, आपसे मुराद कोई भी, जी, तो फिर उस सूरत में आप जो है डॉक्टर से रुजू करें। और आज मॉडर्न साइंस है जी, और इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, इतनी थेरापीज़ आ गई हैं, इतनी साइकोथेरापीज़ आ गई हैं कि इलाज के बाद हर बीमारी का प्रॉपर इलाज है और वो ट्रैक पर। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल करूंगा, फिर इसे रैप अप करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन, हम जब भी कोई ऐसी कैफियत आती है, या तो कोई देसी टोटका लगा लिया जाता है घर में, या कोई खुद साख्ता दवाई ले ली जाती है, कोई टैबलेट ले ली जो कि दिमाग से रिलेटेड है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन बहुत स्पेसिफिक चंद मेडिसिन है जो फ़ौरन ले ली जाती हैं। जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं परेशानी फील कर रहा हूँ, या इस तरह के जो तासुरात होते हैं अवाम में, इसको किस तरह ज़ाहिर देखिए करेंगे? सेल्फ मेडिकेशन से नुकसान हैं। जी मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो ना कि बेंजोडाइज़ेपिन है, नशे जी की, जी, नींद की है, घबराहट की है, गोलियां इंसान खा जाता है। खा जाता है जी, सही। तो जब वो खाता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि फिर वो कहता है यार ठीक है मुझे तो नींद आ गई है, हाँ जी, मगर एक टाइम पीरियड के बाद वो नशा बन जाता है। नशा बन जाता है, रोज उसे जरूरत पड़ेगी फिर उस अच्छा, चीज़ की। उसके बाद जो है उसको ये पता तो नहीं है या कि वो खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जी जी, और वो जो दूसरी तो गोलियां नहीं खा रहा है उसके जो इंट्रैक्शन हो जाते हैं मेडिसिन, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से नुकसान नहीं होता है इंसानों राइट को। राइट, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए, बिल्कुल ठीक। वो सही बता सकते हैं, और उससे फिर ये रेगुलरली लेंगे। एक नाम मैं नहीं लूँगा, एक मरीज़ मेरे पास आया था नशे के हवाले से, पुरानी बात है, तो वो उसने कहा कि मैं फ़लानी गोली खाता हूँ अच्छा, नींद के लिए। जी, फिर वो इतने आदी हो गया कि 15 या 10 गोलियां खाता था अच्छा, एक दिन में, एक दिन में। एक टाइम में, जी तो मैं उसको कहता था कि यार ये आप इतना ले रहे हो, इससे तो कोलैप्स हो जाएंगे जी आप, जी, तो इसका आप इलाज रेगुलरली करें, यू विल डाई। राइट राइट, तो मतलब है कि इस तरह जो लोग करते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता पता नहीं कि, चलता, कि वो सही। नुकसान हो जाता है। राइट सर, तो राइट जो कोई ऐसी बात है तो फिर वो डॉक्टर से रुजू सर, रुजू करें। करें, ठीक है, और ये मेडिसिन एक्सेस खाने से भी नुकसान आता है, बिल्कुल सही। डॉक्टर जो कहता है उस हिसाब से चलें। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, और यकीनन आज की जो गुफ्तगू है वो बहुत जो है असरअंदाज हुई होगी आपकी ज़हनी कैफियत पर भी, क्योंकि ज़ाहिर हम चाहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है ये बेहतर हो हम सबकी, तो ही मुआशरा बहुत बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकता है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। पाकिस्तान
कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। सरहदों पे तेरी दीवार हम बनेंगे, मुश्किल जो कोई आए डबल हम करेंगे। सायाए खुदाए सुलझाना, तर्जुमाने माजी शाने हां, रहबरे तरक्की या कमाल। मैं पाकिस्तान, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर, मुल्क का सियासी और मौशी मंजरनामा क्या कहता है? पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है? खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहर इक़्तिदार क्यों है तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करते हैं क्रिकेट पर, क्योंकि जाहिर है इस वक्त एशिया कप जो है वो अंडरवे है, बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं, बहुत सी एक्साइटमेंट है कौम में। पूल मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा था, इंडिया ने 267 रन जो है वो बोर्ड पर डाले और जो टारगेट था ये बड़ा अचीवेबल टारगेट था। बाज़ाहिर ये लगता था कि पाकिस्तान अचीव कर लेगा, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया, बारिश की वजह से वो मैच ड्रॉ हुआ। अब हम सुपर 4 में खड़े हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज है क्योंकि एक मैच पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जीत चुका है और जो फाइनल में जाने के चांसेस हैं वो भी बहुत रोशन है। अब इंडिया को देखना है कि वो चूँकि अंडर प्रेशर भी खेलता रहा, नेपाल के साथ भी उसने अंडर प्रेशर बहुत मैच खेला। अब किस तरह आज का टाकरा होता है, क्या बारिश में मैच होने देगी? हमारे साथ बहुत सीनियर हस्ती मौजूद हैं, मेरे उस्तादों में से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। जाहिद साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जाहिद भाई ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आज का जो मैच है, क्योंकि कंडीशंस हम लगातार मॉनिटर भी की जा रही हैं, बारिश भी है वहाँ पर, ऑन एंड ऑफ इस तरह के स्पेल्स हो रहे हैं कोलंबो में, क्या लगता है आज का मैच डिस्टर्ब होने की चांसेस हैं या फिर उम्मीद है कि मैच हो जाएगा आज का? देखें ऐसी ही प्रेडिक्शन जो है ना वो 17 तारीख तक की है, जिस दिन फाइनल होगा एशिया कप। ठीक है। और कल जो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हुआ है उसमें तो प्रेडिक्शन बिल्कुल ही गलत साबित हो गई। राइट। और जी बिल्कुल मैच हो गया जी। और हम तवक्को करते हैं कि आज का मैच भी पूरा होगा, क्योंकि 7 और 8 बजे के करीब जो 15-15 मिनट के वक्त प्रेडिक्शन है बारिश की। अच्छा ठीक है। लगता ये है कि ये पहले दिन ही हो जाएगा, रिजर्व डे में नहीं जाना पड़ेगा मैच। ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो आज कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है? क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा जब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो खेले थे, शुरू के जो बैटिंग लाइनअप थी वो बहुत ज़्यादा शैटर की, फिर मिडिल ऑर्डर ने संभाला, लेकिन नेपाल के अगेंस्ट हमें वो परफॉर्मेंस या वो इंडियन टीम दिखाई नहीं दी जो यूजुअली मैदान में हमें दिखाई देती है। देखें जो नेपाल के खिलाफ मैच था, रोहित शर्मा का इंटरव्यू आपको याद होगा, उन्होंने पूछा था क्या वजह है कि आप बॉलिंग पे चले गए, उन्होंने कहा जी हमने अपनी बैटिंग टेस्ट कर ली थी। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ जबकि बॉलर्स को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला था, और नेपाल के खिलाफ हम चाहते थे कि हमारे बॉलर्स भी हम आजमा लें, और वहाँ पे फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही उनकी। लेकिन मैं नहीं समझता, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ये एक डिफरेंट कंडीशंस और कॉन्फिडेंस की गेम होती है, और दोनों टीमें इसमें एडी चोटी का जोर लगाती हैं। इसमें बहुत फर्क होगा इंडियन टीम का जो नेपाल के खिलाफ खेली थी उस वाली इंडिया टीम से। ठीक है। अच्छा, अगर आज के मैच को डिस्कस कर लें, इंडियन टीम हमने देखा कि जब उन्हें कहा गया कि जी कोई ड्राई वेदर कंडीशंस वाला वेन्यू ले लेते हैं या फिर मैचेस को शिफ्ट कर देते हैं, हैम्बरटूटा भी ले जाते हैं, ये भी बातें आ रही थी। क्यों घबराता है भारत ड्राई कंडीशंस में खेलने के लिए? क्योंकि जाहिर है जो वेट कंडीशंस हैं वहाँ भी बहुत बहुत डिफरेंट और बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। इसमें चांस हो सकता है, क्योंकि कल का मैच देखे अंदाजा होता है कि मे भी महकमा मौसमियात जो मुकामी है उन्होंने प्रेडिक्शन की हो कि मैच हो सकता है।
नंबर 2 जय शाह आपको पता है एसीसी के सदर हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो हतल वसा उनकी तो खैर कोशिश होती है पाकिस्तान से मैच भी ना हो, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि शायद वो वर्ल्ड कप का जो मैच है पाकिस्तान और भारत का, उसकी जो हाइप बनी हुई है वो चाहते हैं कि वो ही कायम रहे, तो इसलिए शायद वो पसोपेश कर रहे थे। लेकिन मैच तो बहरहाल चले आ गया, अब ये पीछे हो गई बात, तो खेलना चाहते हैं ये नहीं खेलना चाहते। और आज का मैच देखने दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं, लोग ये एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। अब तो दुनिया की नजरें ही इस चीज पे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर वर्सेस रोहित शर्मा, विराट कोहली, भी उनके बैट्समैन है, ये किस किस्म का मुकाबला होता है। सही। अच्छा जाहिद साहब ये भी बताएं कि सोशल मीडिया कैंपेन्स को अगर फॉलो किया जाए तो अवाम ये भी कहती हुई दिखाई देती है दोनों साइड्स की, चाहे वो भारतीय अवाम हो या पाकिस्तानी अवाम हो, क्रिकेट को लेकर वो कह रही है जी कि वैसे तो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं होती, लेकिन एशिया कप दरअसल पाकिस्तान और इंडिया को ही खिलाना है, इस तरह का फॉर्मेट सेट किया जाता है, इस तरह की ज़्यादा टीम्स हैं, एशिया की जितनी भी टीम्स हैं, ये एक फॉर्मेट बन जाता है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया बार बार आमने सामने आए। क्या ये तासुर भी दुरुस्त है? यकीनन दुरुस्त है, क्योंकि आईसीसी जो इवेंट करवाती है आपको पता है उसकी बड़ी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा आईसीसी को जाता है, ठीक है, और एसीसी कराती है तो एक बड़ा हिस्सा एसीसी को जाता है। जानबूझकर जाहिर ऐसे ही रखा जाता है 6 मुल्क हैं ताकि 2 या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 जो है 3 बार टकरा हो सकता है दोनों टीमों का। और आपको पता है गेट मनी अलग होती है, स्पॉन्सरशिप का पैसा अलग होता है, दुनिया की नजरें अलग होती हैं, क्योंकि बाहमी सीरीज नहीं खेलते दोनों मुल्क, इसलिए फिर नजरें भी होती हैं, उसकी हाइप बन जाती है, साल में 1 या 2 दफा टकरा होता है, 1 दफा होता है, तो फिर हर किसी को इंतजार होता है कि वहाँ पे इंडिया में एक आम तासर ये भी है क्योंकि आईपीएल में वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को हिस्सा नहीं लेने देते, तो ये भी कहा जाता है कि जब शाहीन अफरीदी और नसीम को आप आईपीएल में नहीं खेलेंगे तो आपको मुश्किल पेश आएगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसका एडवांटेज भी हो रहा है, और पाकिस्तानी बॉलिंग साइड और टीम जो है, मैंने जितना मेरा प्रोफेशनल कैरियर है कम से कम मैंने देखा कि अब 2 साल से 2.5 साल से, और जैसा बाबर ने कल अपने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारा ये कतन सोचना अब नहीं है कि कौन खेलेगा और कौन बाहर बैठेगा, सब लड़कों को पता है किसने खेलना है, हमारा सारा जोर इस पे होता है कि जीतना कैसे और टीम में एक कैसे रहना है। ये बहुत बड़ी बात है कि टीम एक होकर खेले, फाइट करती हुई नजर आए। बाकी कहूँगा दोनों टीमें मैं तो समझता हूँ बराबर की हैं, 50-50% चांस है, और टॉस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा और वेदर पे डिपेंड करेगा। कॉन्फिडेंस की गेम है ओवरऑल दोनों टीमों का, जो कप्तान बेहतर फैसले कर जाएगा वो टीम जो है बाजी ले जाएगी। राइट। अच्छा जाहिद साहब, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, जैसा कि आपने जिक्र किया टॉस पे अगर बात कर लें, जो टीम टॉस जीतती है क्या लगता है पहले बैटिंग मुनासिब रहेगी या फिर बॉलिंग मुनासिब रहेगी? देखें इसमें डिफरेंट राय है, हम कोई 3-4 हजार किलोमीटर दूर बैठ कर बगैर पेच और बगैर जाहिर है जी, आई अंडरस्टैंड जी, इतना हतमी नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि रन्स का एक प्रेशर तो जरूर होता है, तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर बेहतर होगा अगर पहले बैटिंग कर ली जाए ताकि आने वाली टीम पे उसका प्रेशर जरूर होगा। सही। अच्छा एक और चीज़ भी बताइएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे किया गया है जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था पूल, कि मिनिमम कितने ओवर्स तक का मैच हो सकता है, अगर बारिश हो जाती है लेट सपोज तो इसे कर्टेल करके कितने ओवर्स तक लाया जा सकता है, क्या कोई इसकी लिमिट भी है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। वनडे का 20 ओवर्स होता है, अगर मैच बार बार रुकता भी है तो 20 ओवर से कम नहीं होगा, फिर अगले दिन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि उन्होंने भी प्लेइंग कंडीशंस में चेंज किया कि अगर इतनी बारिश हो जाती है और मैच मुकम्मल नहीं होता तो इसके अगले दिन फिर यानी कि मंडे पर ये चला जाएगा मैच और वहीं से शुरू होगा जहाँ पे रोका जाएगा। लेकिन क्योंकि सिर्फ 20 ओवर तक भी इसका फैसला हो सकता है, तो लगता तो ऐसा है कल का मैच देखते हुए जैसा वेदर कल था वहाँ, क्योंकि वेदर आपको पता है वो इंग्लैंड के वेदर की तरह ना जिसको कहते हैं 2W का कोई एतबार नहीं, तो लगता है श्रीलंका भी ऐसे धोखा दे गया कल तो लेकिन अब जरा गाड़ी चल पड़ी है, कल के मैच के बाद तो की जाती है कि आज का मैच आज मुकम्मल हो जाएगा। राइट, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं मैच मुकम्मल होगा। अच्छा मैं जाते जाते हमारे पास टाइम है अभी, थोड़ा सा मैं सवाल करना चाहूँगा, फिटनेस के जो मसाइल हैं, बैक टू बैक क्रिकेट खेली है, हमारे फास्ट बॉलर्स ने खास तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कैंप्स के दौरान भी जो प्रैक्टिस कैंप्स हैं उसके दौरान भी और मैचेस के दौरान भी नसीम शाह भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए कहीं ना कहीं। कल हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी भी थोड़ा सा फिटनेस को लेकर स्ट्रगल करते दिखाई दिए। आपको नहीं लगता कि कहीं रेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है? बड़ा टाइटल सर पे खड़ा हुआ है वर्ल्ड कप का। मैर जिन हालात में एशिया कप हो रहा है वो आपके सामने है, कभी दुबई में होगा कभी नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, हाइबर मॉडल पे आ गए, 4 मैच इधर होंगे बाकी उधर होंगे, फिर पाकिस्तानी टीम के जहन में था कि इनको सफर बहुत करना पड़ रहा है। ठीक है, देखें श्रीलंका में टीम ने पहले टेस्ट सीरीज खेली है, फिर अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेली है, फिर टीम चार्टर फ्लाइट में मुल्तान पहुंच गई, नेपाल के साथ इब्तदाई मैच खेला, रातों रात टीम फिर बैठी, फिर वो पाली किले में चली गई, पाली किले से बाई रोड कोलंबो का सफर किया, कोलंबो से लाहौर आ गई, टीम फिर चली गई। तो जो सफर है आपको पता है ये भी थका देता है, दोनों लेकिन फिलहाल बहरहाल टीम फिट है और तवक्को करनी चाहिए कि एशिया कप के बाद फिर दिन है इनके पास
रेस्ट करने के लिए, तो उन दिनों आराम भी हो जाएगा। और फिर आपको पता है ये भी खुशखबरियां आ रही है तो उन दिनों में शायद जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी की शादी भी हो जाए, तो इनके पास इतने दिन हैं आराम करने के वर्ल्ड कप से पहले। सही। अच्छा, आज के मैच में अगर टोटल की बात कर लें तो कितना मैक्सिमम टोटल जो है वो बोर्ड पर डालना ज़रूरी है? अगर पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग कर लेती है तो कितना टोटल डालना ज़रूरी है कि मैच थोड़ा अच्छा फंस सकता है, और फिर अगर बाद में बैटिंग करती है तो इंडिया को कितने रन तक रोकना होगा अंदाजन? देखिए ये जो है ना उमर, क्योंकि कल बांग्लादेश के कैप्टन शकीबुल हसन ने टॉस जीता और बैटिंग उन्होंने दावत दी श्रीलंका को। ठीक है। और खास बात जो नजर आई है कल की पिच में, क्योंकि पालीकेले और कोलंबो की पिच जो है प्रेमादासा की, इसमें थोड़ा फर्क है। पालीकेले में जरा बाउंस होता है, गेंद आती है, बैटिंग के लिए कहा जाता है कि निस्बतन बेहतर है, यहाँ जरा मुश्किल होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 19 में से जो विकेटें गिरी हैं दोनों टीमों की, 14 फास्ट बॉलर ने ली हैं। राइट। तो गोया के फास्ट बॉलर, इसीलिए शायद फहीम अशरफ को टीम में डाला गया है, मोहम्मद नवाज को शामिल नहीं किया गया। और कल जितना श्रीलंका ने टोटल किया था 257, इतना बड़ा टोटल नहीं था कि बांग्लादेश ना कर सकता। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की बैटिंग भी नाकाबिल यकीन है, कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी हार जाते हैं, 236 पर आउट हो गए। कल का मैच बांग्लादेश जीत सकता था, और मैं सोचता हूँ 260-70 बुरा स्कोर नहीं होगा, फाइटिंग स्कोर होगा जो भी टीम पहले खेली। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद मकसूद साहब मौजूद थे। जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़हीम अशरफ का जो शामिल करना है आज टीम में, यकीनन पिछले मैच में ये बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी बात की कि जब इंडिया स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल लेता है तो फिर मेरे ख्याल से स्पिनर्स को कम करना चाहिए और फास्ट बॉलर्स और पेसर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ा देनी चाहिए। हमारे पास जो 3 पेसर्स हैं, रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं और फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके साथ फ़हीम अशरफ का जो कॉम्बिनेशन है ये यकीनन बहुत लीथल साबित हो सकता है। तो आज का जो मैच है, वी विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तानी टीम कि हम इंडिया के खिलाफ ये मार्का मारें और फिर उसके बाद जो इंडियन टीम है उसे फाइनल में भी हराएं। ऑन दैट नोट, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।